मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। मित्रों, मैं आज बात कर रहा हूं नेपाल की वर्तमान राजनीति के कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपके समक्ष। द पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल। नेपाल में अभी त्रिशंकु सरकार है, यानी कि 3-4 पार्टी हावी हैं। मुख्य रूप से प्रचंड जी की हैं, जो प्रचंड साहब की सरकार की बहुमत नहीं है और उसे एमाले का समर्थन प्राप्त है। और इधर तीसरे में और छोटी छोटी पार्टियां हैं। और इस त्रिशंकु सरकार के समक्ष अभी भय यही है कि कब कौन पार्टी इससे अलग होगी और ये सरकार गिरेगी। और इसी को बहलाने के लिए और अपने पार्टी के सदस्यों को अपने बस में करने के लिए इनके प्रमुख मुखिया जो हैं सो बहुत सारे उदाहरण और अपना अपना तर्क दे देकर ये सभी सदस्यों को मिलाने में लगे हुए हैं। आइए, मैं आज बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी पार्टी है इनकी सरकार की एमाले। और एमाले के मुखिया जो हमारे केपी शर्मा ओली जी हैं, वो ओली जी की बात को ये रहते हैं लेकिन इनके जुबान स्थिर नहीं रहती है और अपनी जुबान से इस तरह की बातें बोलते हैं जिससे कि लोगों में हंसी पैदा होती है। नेपाली में उसको उखान टुक्का कहा जाता है। उखान टुक्का, मुहावरा, ये सब दे देकर ये अपने सदस्य को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अब आइए, इनकी अगर एक बात मान लें तो लग रहा है कि केपी शर्मा ओली जो पिछले दिनों बात किए हैं उसमें इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। और वह इच्छा मृत्यु ये है कि वो जब चाहेंगे तब उनको लगता है कि अब 10 वर्ष मेरा है, अब मैं फिर 15 वर्ष रहूँगा। और इसी बीच में 2 दिन पहले जो उन्होंने घोषणा की है वह कि नहीं, अब तो मैं 20 वर्ष रहूँगा और 20 वर्ष मैं सत्ता में रहूँगा। यानी कि अपनी उम्र को ये अपने हिसाब से बढ़ाते चलते हैं। इसीलिए लोगों का मानना है कि ये इनकी मृत्यु भी तभी होगी जब ये चाहेंगे तब। यानी कि भीष्म पितामह की तरह इनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान है, जो कि ये बोल रहे हैं और इनकी बोली से आपके समक्ष स्पष्ट होती है। मैं आपको बात कर रहा हूँ, अभी हमारी हिमालनी की संपादकीय टीम ने एक आर्टिकल तैयार की है और जो इन्होंने पिछले दिनों इसी शुक्रवार को केपी शर्मा ओली अपना बयान दिए हैं लोगों के समक्ष, उस पर एक रिपोर्ट हिमालनी में तैयार है। मैं उसको आपके समक्ष रखता हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया है, हमारा हिमालनी के रिपोर्ट में, कि कहते हैं कि दिया जब बुझने वाला होता है तो उसकी रोशनी अचानक कुछ क्षणों के लिए काफ़ी तेज हो जाती है और उसके बाद वह बुझता है। ऐसा ही कुछ पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी की बोली से लग रहा है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली अपनी तीक्ष्ण बोली और वाक्पटुता के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं और उनके इस कौशल के लोग कायल भी हैं। फिलहाल एक बार फिर चर्चा में है अपनी बोली को लेकर। शुक्रवार को कास्की जिला सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरे ना होने की सोच रखते हैं, किंतु ऐसे लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि मेरे सर पर बाल फिर से आने लगे हैं। ये ओली साहब का कहना है। और मेरे मूंछों के बाले अब काले होने लगे हैं। तात्पर्य यह कि ओली साहब फिर से युवा हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने घोषणा की
कि 20 साल तक कोई दूसरा सामने नहीं आ सकता है। ये ओली साहब का अनाउंसमेंट है, क्योंकि तब तक मैं ही रहूंगा, मैं ही हूं। जहां तक ए माले के शीर्ष स्थान की बात है तो वहां निर्विवाद रूप से ओली की जगह लेने की सोच किसी की नहीं है, या फिर यह कहें कि इस सोच को कोई जन्म ही नहीं देना चाहता है। और यह बात है कि दिल की हसरत जुबान पर नहीं आती है। खैर, यही पार्टी के प्रति वफादारी भी है। जब ओली साहब 2076 में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि अभी 10-15 वर्ष वो जिंदा रहेंगे, देश को कई नई दिशा देंगे। यह बात उन्होंने झापा से आए हुए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था। फिर 2077 साल के कार्तिक में जब तत्कालीन नेकपा विवाद उत्कर्ष में था, तब वह माधव नेपाल और झलनाथ खनाल के सामने कहा था कि उनकी दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, पहली किडनी तो काफ़ी पहले हुई, लेकिन उसके बाद उस समय उनकी दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। लोग काफ़ी चिंतित थे उस समय। तो उस दूसरी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने कहा कि मैं और भी स्वस्थ हो गया हूँ, अब तो मैं और भी 15 वर्ष जिंदा रहूँगा। इस बीच वो अपनी मूंछों की चर्चा करना नहीं भूलते हैं, यानी यह एक अघोषित दावा भी है कि जब तक मैं हूं किसी और की नहीं चलने वाली है। यही कारण था कि माधव नेपाल और ये दोनों झलनाथ खनाल जी एक नई पार्टी बनाकर अलग हुए थे। इसी तरह अब तक 15 वर्ष का अनुमान करने वाले ओली अब एकाएक फिर से अपनी आयु 20 वर्ष आयु या कार्य करने की आयु 20 वर्ष तक रहने का दावा कर रहे हैं। इस कथन का भले ही यह अर्थ ना हो कि वो नेतृत्व करेंगे, परंतु यह अर्थ अवश्य है कि नेतृत्व पर चाहे जो भी होंगे उनकी बागडोर इनके हाथ में होगी। आज भी जब कास्की में मूंछों काले बाल की चर्चा कर रहे थे, मतलब इस शुक्रवार को, तो इसका अर्थ यही था कि अभी मैं हूं और कोई भी नेता ऊपर शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश मत करे, उसकी कल्पना भी नहीं करे। ओली साहब का यही चेतावनी था उसमें। एम आली पार्टी के भीतर नेतृत्व हस्तांतरण के लिए एक 70 वर्ष की उम्र सीमा तय की गई थी। पहले तो लगा कि यह वामदेव गौतम और मुकुंद न्योपाने के लिए किया जा रहा है, किंतु यह नियम अब बदल गया है। विगत 19 ज्येष्ठ में सचिवालय बैठक में उक्त उम्र की सीमा को हटाने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन पत्र भेज दिया गया है। यह नियम भी ओली साहब खुद लगाए थे, लेकिन अब जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उस नियम को 70 वर्ष की सीमा को हटा रहे हैं कि अब ये आगे भी सत्ता का कमान करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन के मामले में वर्तमान में माना जा रहा है कि ये मामले में कोई बहस नहीं है, किंतु यह भी तय है कि अप्रत्यक्ष तौर पर ए माले के कई वरिष्ठ नेता असंतुष्ट भी हैं। ओली को माओवादी नेता जितना पहचानते हैं उससे अधिक ए माले पृष्ठभूमि के नेता उन्हें पहचानते हैं। वामदेव गौतम के मुताबिक ओली हमेशा किसी भी रणनीति का इस्तेमाल करके अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर यह उनके पक्ष में नहीं होता है तो वह सहयोग करने पर भी उसे दबाए रखने की कोशिश करते हैं। वर्तमान में वामदेव गौतम का मानना है कि ओली अतीत को भूलकर माओवादियों और एकीकृत समाजवादियों सहित हमारे साथ सहयोग को दलीय एकता के मुकाम तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और इनका यह कदम सराहनीय है। अब ये कहाँ तक संभव हो
सकता है वो आगे देखने की बात है। लेकिन इन्होंने, ओली साहब ने ये भी कहा है कि सभी सत्ता में रहे हैं। जैसे ये हमारे माधव नेपाल जी को उन्होंने कहा कि देखिए माधव नेपाल जी 15 वर्ष प्रमुख होकर चलाए हैं, प्रधानमंत्री भी हुए हैं। और ऐसे ही झलनाथ खनाल जी को कहा कि वो 13 वर्ष चला चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन ये लोग अभी भी खोजते हैं कि हमको क्या मिला, हमको क्या मिलेगा। यानी कि इन्होंने खुलकर कहा है कि तुम लोग अब सिमट के रहो, तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी मैं हूं और ये सत्ता मेरे हाथ में रहेगी। खैर, बातें चाहे जो भी हो, यह तो तय है कि ओली राजनीति के वो चतुर खिलाड़ी हैं जो सत्ता प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद अपनाकर भी लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं, जो कि उन्होंने इस सरकार परिवर्तन करा के दिखा दिया है। मित्रों, मैं आज की इस टॉपिक पर मैं इतना ही बता रहा हूं और ये नेपाल की राजनीति के तहत मैं फिर दूसरा टॉपिक लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष आऊँगा। और आपको यह कैसा लगा, यह निश्चित रूप से आप हमें खबर करें, हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।